फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज़। यहाँ पर हम लोग सारे चैप्टर केमिस्ट्री के कवर करने वाले हैं। ये सारे चैप्टर वन शॉट में कवर हम करेंगे। और साथ में अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक आप देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प हमने दे रखा है। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्लिक करना है जो भी आप देखना चाहते हो, और उस टॉपिक पे आप चले जाओगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का रिवीजन करने वाले हैं। हम लोग वन शॉट में इस पूरे चैप्टर को कर लेंगे। तो देख लेते हैं इस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है। इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का वेटेज मिलने वाला है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ओके, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा उसको देख लेते हैं एक बार। तो कंसंट्रेशन टर्म्स आने वाली है सबसे पहले, उसके बाद वेपर प्रेशर, उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल कंडीशंस। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, वेंट ऑफ फैक्टर, सॉल्युबिलिटी। तो ये सारा रहेगा हमारा। ओके, तो ये रहेगा हमारा सिलेबस। इसके इर्द गिर्द घूमने वाला है सिलेबस हमारा। वेंट ऑफ फैक्टर आपका रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। मतलब वेंट ऑफ फैक्टर तो रिड्यूस नहीं हुआ है, इसका एक टॉपिक है उसको हम देखेंगे, वो रिड्यूस हो चुका है आपका। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, द सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substance which lose their individual property and cannot be separated by simple method. It is a phase with two or more component. तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो कंपोनेंट का। आप अच्छी तरह से जानते हो जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जरा नीचे आइए आप लोग, यहाँ पर देखिए जरा। द सॉल्यूशन इज मेड विथ टू मेन कंपोनेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, ठीक है। नमक, अगर आप पानी में नमक घोलते हो तो जो नमक होता है वो कहलाता है आपका सोल्यूट, और जो पानी है, पानी क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्वेंट कहलाने वाला है। ओके, तो ये हमारा रिवीजन सीरीज है, तो आप लोग ये काफी अच्छी तरह से जानते होंगे कि क्या होता है सोल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने बता दिया आप लोगों को। नमक क्या होता है, सोल्यूट होता है। सोल्यूट काफी कम मात्रा में पाया जाता है, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। ओके, तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमको पढ़नी रहेगी, एक एक करके देखते हैं। एक रहेगी वॉल्यूम रिलेटेड, एक रहने वाली है वॉल्यूम रिलेटेड, एक आने वाला है मास रिलेटेड। ओके, तो वॉल्यूम रिलेटेड क्या होता है। वॉल्यूम रिलेटेड मतलब ये जो टर्म्स है वो वॉल्यूम पे रिलेट करने वाली है, ठीक है। वॉल्यूम के साथ कुछ ना कुछ इनका संबंध होने वाला है, ठीक है। अब जो वॉल्यूम से रिलेटेड होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, जो मास रिलेटेड टर्म्स होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब यहाँ पर हमको पढ़ना क्या क्या रहेगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी, नॉर्मालिटी, एक और आता है फॉर्मेलिटी। ओके, ये सारी चीजें हमको पढ़नी रहेगी। मास रिलेटेड टर्म्स में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। ओके, तो ये सारी चीजें हमको देखनी रहेगी। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेट बाय वेट की। तो वेट बाय वेट का मतलब ये है आपको यूज करना है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंट अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या बताना है, सोल्यूट बाय सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वेट परसेंट, सेंट मतलब क्या होता है 100, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो गया आपका वेट बाय वेट। आगे हम बात करते हैं, आगे आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से हम क्या समझते हैं। डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, ये होता है इसका फॉर्मूला। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब होता है जो सोल्यूट होगा उसकी आपको वॉल्यूम लेना है, और जो सॉल्यूशन होगा उसकी आपको वॉल्यूम लेनी है। मतलब सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों किस में होंगे, दोनों वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स में होने वाले। देखो ना, नाम से देखो यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सॉरी। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सोल्यूट भी वॉल्यूम में रहेगा और जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में रहने वाला है। ओके, मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई फिर से हमें 100 से ही करना है। चलो आगे हम देखते हैं। आगे हमारे पास है डब्ल्यू टी, मतलब वेट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो हमें वेट, जो हमारा सोल्यूट है वो वेट रिलेटेड टर्म में आएगा, और जबकि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किस में आएगा, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में आने वाला है, ठीक है। समझ रहे हो आप इस चीज को, कि जो पहले टर्म दे रखे हैं वो क्या होती है, सोल्यूट। तो सोल्यूट हमारा वेट मतलब मास रिलेटेड टर्म में आएगा, जबकि जो वॉल्यूम मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन रहने वाला है वो हमारा वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में आने वाला है। ओके, काफी सिंपल डेफिनेशन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल दे रखा है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है ये। आगे हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की।
क्या किसकी बात करते हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन की। तो भाई साहब मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जीटा। ठीक है, इस एक्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एक्स एक्स को मान के चल रहे हैं जीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीटा बोलते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया जाता है? जीटा से डिनोट किया जाता है। इसको ईटा भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन आप जहां तक देखोगे इसको जीटा ही बोला जाता है। ओके, चलिए, तो एक कंडीशन हम लोग मान लेते हैं। लेट वी हैव टू कंपोनेंट। माना कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, कौन कौन से? ए और बी। ये हम लोगों ने माना हुआ है, इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं। ठीक है, लेट वी हैव टू कंपोनेंट ए एंड बी। तो हमने कंपोनेंट मान लिए यहाँ पर। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन बताओ ए का, क्या पूछा आपसे? अगर आपसे कोई पूछे कि आप मोल फ्रैक्शन बताओ ए का, तो कैसे बताओगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब कि आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिख देना है, ऊपर आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ मोल्स। जिसके पूछे, अगर बी के पूछते तो आप क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। आया समझ में? तो इस प्रकार से ये हो सकता है। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं? एन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यहाँ पर हम लोगों ने ए बना दिया। उसके बाद अपॉन में हम क्या लिख रहे हैं? हम लोग अपॉन में लिख रहे हैं टोटल मोल्स, मतलब कि एन ए प्लस एन बी। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, काफी सिंपल डेफिनेशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। अब इसके डेफिनेशन क्या होती है? एक्यूरेट डेफिनेशन: the mole fraction is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of solution. ओके, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, जो जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में ये रेशो होता है किस किस के बीच में? वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, एक कंपोनेंट से लेकर आपको जो सारे कंपोनेंट दे रखे उनके बीच में ये रेशो होता है। ओके, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको यही जवाब देना कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक रेशो होता है किस किस के बीच में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। आज अपना रिवीजन सीरीज है, इसको क्लासेस में हम काफी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसको बता चुके हैं। तो आज हम लोग इसी प्रकार से इसको देखने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है ये आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, ये आपके लिए न्यूमेरिकल दे रखा है हम लोगों ने, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग, काफी सिंपल न्यूमेरिकल है, आप लोग कर सकते हो। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल रहे हो उसको आप लोग इस प्रकार से लिखते हो। ठीक है, अब अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करते हो, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 आती है। ओके, मतलब कि मोल फ्रैक्शन कभी भी, मोल फ्रैक्शन टोटल कंपोनेंट के एक से ज्यादा नहीं हो सकते। मान के रखो कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो इनकी जो वैल्यू रहेगी वो एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आगे हम रोल फ्लो पढ़ेंगे वहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। अब ये बात आप भी समझ गए होंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है? एक तरह से गिनती होती है। ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन कितने आए, 1 आए, 2 आए, तो ये क्या है? हमारी यूनिटलेस है। ये गिनती हमेशा यूनिटलेस होती है, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। चलो आगे आ जाओ। आगे हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर कि क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। ओके, पार्ट्स पर मिलियन। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? अभी तक हम लोग देख रहे थे वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने? वेट बाय वेट परसेंट। परसेंट अगर सेंट आता है लास्ट में, क्या आता है? सेंट आता है। तो सेंट में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? सेंचुरी से। सेंचुरी मतलब 100 से। ओके, जहां पर क्या आ रहा है? पार्ट्स पर मिलियन आ रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब मिलियन क्या होता है? 10⁻⁶ को तो बोलते हैं मिलियन। आया समझ में? तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं 10⁻⁶ से। ओके, इसको हम लोग ज्यादातर इसी में बात करते हैं वेट बाय वेट में। तो आप लोग समझ रहे हो कि वेट बाय वेट, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 10⁻⁶ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये क्या बन जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन। इसको समझने का एक तरीका ये भी है, अगर मान लो आपको इस प्रकार से दे रखा हो कि शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपको ऐसा दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 ग्राम शक्कर 10⁻⁶ मतलब 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन में मिली हुई है। ठीक है, आ रहा है समझ में कि 2 ग्राम शक्कर किसमें मिली हुई है? 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में मिली हुई है। ये होता है इसका रियल एक्चुअल मतलब। ओके, अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन कंपोनेंट। ठीक है, इस पर ध्यान देना आप लोग। वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन एटम ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन एटम ऑफ सॉल्यूशन में कितने हमारे जो वन कंपोनेंट के एटम से वो मिले हुए हैं, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो काफी सिंपल है, कर सकते हो आप लोग। मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं मोलारिटी के ऊपर। क्या होती है मोलारिटी? तो भैया मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय ए। ओके, तो मोलारिटी क्या होती है यहाँ पर देखेंगे हम लोग। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
ये होता है सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे आप वॉल्यूम लिखोगे। ओके, कितने सारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर के सॉल्यूशन में। 1 लीटर का आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, ये होता है मोलारिटी। ओके, ये भी एक तरह से रेशो ही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान ये देना है कि लीटर में हम लोग लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, लीटर में लिखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। मोलारिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी मोलारिटी। अगर यहाँ पे समझ में ना आए, आपको थोड़ा पॉज करना है वीडियो को, उसके बाद देखना। ओके, डेफिनेशन पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना इसकी। आगे आ जाते हैं फॉर्मुलेटी के ऊपर। अगर आप लोग सीबीएसई से पढ़ रहे हो तो ये जो टॉपिक है फॉर्मुलेटी आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, लेकिन एमपी बोर्ड में काफी ज्यादा यूजफुल ये टॉपिक होता है। काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, कभी कभी तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं फॉर्मुलेटी बताओ कि व्हाट इज फॉर्मुलेटी। ओके, तो फॉर्मुलेटी कुछ नहीं है, फॉर्मुलेटी भी काफी सिंपल है। अगर आपको मोलारिटी आती है तो उसी के रिलेटेड है फॉर्मुलेटी। इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्मोल्स की, वहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, मोल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर आता है फॉर्मोल्स कि कितने सारे फॉर्मोल्स हमारे 1 लीटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। अब आप ये पूछोगे ये फॉर्मोल क्या होता है और आप मोलरिटी क्यों नहीं यूज कर रहे हो, फॉर्मुलेटी यूज करने की जरूरत क्या पड़ रही है। तो देखो भाई साहब, ऐसा होता है in case of ionic compound like NaCl, KCl, etc. Formality is used in the place of molarity. जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड मतलब कि जो प्लस माइनस में ब्रेक हो जाते हैं आसानी से, जैसे NaCl होता है हमारा, Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। इसकी मोलरिटी निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये ब्रेक हो जाते हैं। ओके, आप आगे बढ़ोगे वेंट ऑफ फैक्टर आपको वहां पर और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अभी आप इतना समझो कि जो आयंस होते हैं उनकी मोलरिटी निकाल पाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए इसका आविष्कार हुआ फॉर्मुलेटी का। ओके, फॉर्मुलेटी उसी की तरह होती है। फॉर्मुलेटी आप बोल सकते हो कि आयनिक कंपाउंड के लिए हम फॉर्मुलेटी यूज करते हैं, बाकी सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोलरिटी हम लोग यूज करते हैं। तो मोलरिटी की जगह पर ही हम इसको यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी नोट्स में काफी अच्छी तरह से, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, KCl एक्सेट्रा, फॉर्मुलेटी इज यूज इन द प्लेस ऑफ मोलरिटी। ठीक है, फॉर्मुलेटी को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये एफ के फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, बड़े एफ में। ओके, कैपिटल एफ। तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिंपल सी बात है। ओके, इस प्रकार से ये होने वाला है। अगर आप चाहो तो इसको एक तरह से और बता सकते हो कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। ओके, ये शायद नंबर ऑफ फॉर्मोल्स हो गए, सॉरी वेरी सॉरी। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ फॉर्मोल्स क्या होते हैं। ओके, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास पहले क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, तो वो तो हम आसानी से निकाल लेते थे, मास गिवन अपन मोलिकुलर मास। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मास गिवन तो होगा, लेकिन अपॉन में क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑब्जर्व। मतलब जो मोलिकुलर मास आप डायरेक्ट लिख रहे थे ना, उसको आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर जो भी मोलिकुलर मास होगा वो आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से आएगा ये मोलिकुलर मास। ओके, जो आप ऑब्जर्व करते हो, ये हम वेंट ऑफ फैक्टर में काफी अच्छी तरह से देखेंगे। अगर आप लोग एग्जाम में इतना भी लिख के आते हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ओके, तो इनको भी पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, इनको पढ़ सकते हो आप लोग, काफी सिंपल है ये भी, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, तो हम लोग इनको थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। ओके, चलिए, तो आगे हम बात करते हैं मोलालिटी की। भाई साहब, मोलालिटी क्या होती है, इसको देखते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो वहां पर क्या था, मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर कहानी ये है कि ऊपर तो वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन नीचे क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मास ले रहे हैं, वहां पर वॉल्यूम ले रहे थे, वहां पर सॉल्यूशन की बात करते थे, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे। ओके, तो और इसको किसमें लेना है, सॉल्वेंट है, मास है हमारा, मास किसमें लोगे, लीटर में थोड़ी लोगे मास को, आप केजी में लोगे ना, तो इसको हम लेंगे केजी। ओके, वहां पर हम लीटर में ले रहे थे, यहाँ पर केजी आ जाएगा। ओके, समझ में आ रही है कहानी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी और मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। क्या बोलोगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, छोटे एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम, स्मॉल एम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। कर लोगे इसको, काफी आसान है, पढ़ के देख लेना एक बार, ये आपके लिए न्यूमेरिकल, इसको प्रैक्टिस करना। चलिए, तो अब हम बात करेंगे नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम नॉर्मलिटी कर पाते हैं। सबसे पहले आता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है भाई साहब, मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, यहाँ पर मोलिकुलर मास तो हमको समझ में आता है, लेकिन ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एसिड के लिए H प्लस, कितने H प्लस ये डोनेट कर रहा है वो बताया जाएगा एसिड के लिए,
बेस के लिए OH माइनस, कि कितने OH माइनस से डोनेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे KOH है हमारे पास, ठीक है, KOH क्या है हमारे पास, बेस है, तो ये बताओ कितने OH माइनस डोनेट करेगा। इसके पास एक OH माइनस है तो एक आएगा, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर आने वाला कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ओके, हमारे पास काफी सारे एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो। H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है, तो ये क्या देगा आपको H+ देगा। तो हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, इसके पास 2 लगे हुए हैं, तो H की वैल्यू कितने, मतलब कि हमारे पास वैलेंसी फैक्टर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। इसका देख लो आप लोग, इसका भी 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर एक H लगा हुआ है। यहाँ पर OH देखना क्योंकि ये बेस है, तो बेस के लिए हम क्या बोलेंगे, 2 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग करते हो। आगे आ जाते हैं हम लोग, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ध्यान रखना थोड़ा सा, मॉलिक्यूलर मास अपन वैलेंसी फैक्टर। ओके, आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास की। ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सॉरी, आप मास बोल सकते हो, एक ही बात है वैसे तो। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास बोल दो, वेट बोल दो, ओके। तो ये होता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट मास, ओके। तो देख रहे हो आप लोग, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, देख रहे हो आप चीजें। इक्विवेलेंट वेट था, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर अपॉन में आ गया, बाकी मास वैसा का वैसे रहा, ठीक है। मास आपका दे रखा है, मास जो दे रखा होगा वो आपको लिखना है, बाकी अपॉन में क्या आ जाएगा, जो भी थोड़ी बहुत देर पहले हम पढ़ के आए, इक्विवेलेंट वेट अपना अपॉन में आ जाएगा, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास बन जाएगा, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये न्यूमेरिकल कर लेना, काफी समझ में आएगा आपको इससे और भी। चलिए, तो इतना हमको समझ में आया। अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना है नॉर्मलिटी, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी हम किसके लिए पढ़ रहे थे, नॉर्मलिटी के लिए पढ़ रहे थे, ओके। नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में, ओके। अगर आप थोड़ा सा भूल रहे हो तो आप रिवाइज, मतलब कि जो वीडियो है उसको थोड़ा पीछे ले जाओ, आप लोग देख पाओगे, ठीक है। 10-5 आप बोल सकते हो कि 1 मिनट पहले आप लोग ले जाओ वीडियो को, आपको वहां पर दिख जाएगा कि किस प्रकार से हमने ग्राम इक्विवेलेंट को देखा था, ओके। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखो ये मोलारिटी की तरह दिख रहा है आपको, मोलारिटी की तरह ही तो दिख रहा है, देखो तो अच्छे से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो नीचे का तो सेम है, बस ऊपर का चेंज हुआ है। वहां पर क्या लेते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वहां पर मोल्स लेते थे सोल्यूट के, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा हद तक सेम है, ओके, नॉर्मलिटी। तो ये आप लोग कर लेना। आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला हमारे पास है वेपर प्रेशर, कि क्या होता है वेपर प्रेशर। ध्यान से देखना आप लोग, वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर से पहले हमको थोड़ा सा कहानी समझनी पड़ेगी। आप सभी को पता है, अगर हम लोग इस प्रकार का कंटेनर लेते हैं, उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं, मान के चलो यहाँ पर पानी डाला हुआ है, ओके। तो ऊपर सबसे पहले किस, जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे पानी के, उनको हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स, ओके। सबसे पहले अगर यहाँ से हम लोग टेम्परेचर वगैरह देते हैं, नीचे से हम लोग अगर टेम्परेचर देंगे, तो पहले कौन से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, कौन से भाप बनेंगे। सबसे पहले जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ये वाले, ये सबसे पहले इवेपोरेट होंगे। उसके बाद किसकी बारी आएगी, इनकी बारी आएगी, ओके। ऐसा होता है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बात बताई जाती है कि सबसे पहले सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, ओके। चलिए, तो ये तो बात हुई वेपोरेशन की। आगे आ जाओ कि बात करते हैं वेपर प्रेशर की, ओके। तो वेपर प्रेशर समझ लेते हैं फटाफट, क्या होता है वेपर प्रेशर, डेफिनेशन क्या होती है। इसको समझने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, वेपर प्रेशर अगर आपको निकालना है किसी चीज का, तो आप लोग देखोगे सबसे पहले होता है इवेपोरेशन। अगर आप किसी भी चीज में टेम्परेचर देते हो तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि इवेपोरेट होते जाएंगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप लोग पहले डायग्राम में, यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, मान लो हमने ये कंटेनर है, इसको क्लोज कर रखा है, जैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसको हमने क्लोज कर रखा है। मान लो इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, ओके, क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। इसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर तो जाएंगे, लेकिन ढक्कन से टकराने के बाद वापस से क्या होंगे, ये इवेपोरेट की जगह कंडेंसेशन होने लग जाएगा इसका, ठीक है। वापस से बूंद बन के ये वापस से गिरने लगेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है, ठीक है, इवेपोरेशन मतलब भाप बनना, कंडेंसेशन मतलब बूंद बूंद करके नीचे गिरना। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएंगे। उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, उस समय हम लोग ये बोलेंगे कि जो प्रेशर ये वेपर लगा रही है, किसके ऊपर, ये सरफेस के ऊपर, देख रहे हो आप लोग, इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर ये गैसेस लगा रही है, ठीक है, ये वेपर्स हमारे इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। आया समझ में, नहीं आया तो एक बार और सुनो सब। देखो डेफिनेशन समझते हैं। एट द इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज मतलब कि जहां पर कंडेंसेशन और हमारा इवेपोरेशन दोनों इक्वल हो जाता है। एट द इक्विलिब्रियम स्टेज इन अ क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर आपको लेना है, तभी तो भाप बन के वो नीचे गिरेगी। आ रहा है समझ में, तो क्लोज कंटेनर आपको लेना पड़ेगा। एट इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज कंटेनर वेयर रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है। उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारी वेपर, किसके ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर हम बोलते हैं, ओके। तो ये होता है वेपर प्रेशर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड कर लेना वीडियो को, आप एक बार देख लेना एक बार और अच्छी तरह से, जहां से आपको समझ में नहीं आया है। शर्माना मत इसमें, क्योंकि समझना जरूरी है इस चीज को, ओके, क्योंकि आगे की कहानी तभी आपको समझ में आने वाली है। आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं।
नेचर ऑफ लिक्विड, कि अगर आप लोग लिक्विड को चेंज कर देते हो, कभी आप पानी ले रहे हो, कभी घासलेट ले रहे हो, कुछ भी चीज अगर आप लेते हो, लिक्विड को अगर आप चेंज करोगे तो यार वो तो अपने को भी पता है कि यार ये अगर आप इसे चेंज करोगे तब कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ना वेपर प्रेशर का। आप लिक्विड ही चेंज कर रहे हो, एक क्या हो सकता है टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हो कम दे रहे हो, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट। अब प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पे भी फर्क पड़ जाता है। पता चले आप लोगों ने जो भी आपका सोल्यूशन है उसमें मिट्टी डाल रखी है बहुत सारी, अब मिट्टी डाल रखी है तो क्या होगा उससे, जो भी हमारा प्रेशर वगैरह उसमें चेंज आने वाला है। ओके, वेपर प्रेशर में चेंज आने वाला है, क्योंकि सोल्यूट की प्रेजेंस होना ये अच्छा थोड़ी ना होता है। ओके, तो ये सारे फैक्टर रहेंगे। आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, इनको पढ़ लेना, काफी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। चलिए तो आगे कहानी देखते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, जो कि हमें पढ़ना है राउल्स लॉ। देखो वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर हमारे पास मान लो, मान के चलो हमारे पास एक प्योर लिक्विड है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, लेकिन मैं फिर से एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, चलिए देखेंगे आप लोग। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक प्रकार से वाटर है, क्या है हमारे पास, एक प्रकार से हमारे पास मान लो वाटर है। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अब इसका जो वेपर प्रेशर बनता है, ठीक है, वाटर का जो वेपर प्रेशर बनता है, यहाँ पर क्या है, वाटर है सिर्फ, ये मान के चले, ना तो नमक है इसके अंदर, ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है इसके पास, इंप्योरिटी कुछ भी नहीं है। ओके, सोल्यूट इसमें कुछ भी नहीं है, वाटर है सिर्फ। तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट ए। ठीक है, इसके वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पी नॉट ए बोलते हैं। अगर आप मान लो हमारे पास एक और लिक्विड है, ठीक है, हमारे पास एक और लिक्विड है, मान लो हमारे पास एक और लिक्विड है, उसका मान लो हमारे पास उसके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बी मॉलिक्यूल्स है। इसको हम लोगों ने ए बोला था, उसको बी मान लो आप लोग। ओके, बी हम लोग ज्यादातर सोल्यूट के लिए यूज करते हैं। आप मान के चलो हमारे पास सोल्यूट है, अगर सोल्यूट का वेपर प्रेशर बन रहा है, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास सोल्यूट ही सोल्यूट है, अगर सोल्यूट का वेपर प्रेशर बनता है तो ठीक है, सोल्यूट का अगर वेपर प्रेशर बनता है तो उसको हम बी से डिनोट करते हैं। ये नियम होता है यहाँ पर। ओके, जो हमारा सोल्यूशन होता है उसमें नियम होता है कि आप एक इसको मानते हो, सोल्वेंट को मानते हो, सोल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। वैसे ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये नियम होता है कि बी किसको डिनोट करता है, सोल्यूट को डिनोट करता है, और ए किसको डिनोट करता है, सॉल्वेंट को डिनोट करता है। अब यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि प्रेशर जो बन रहा होगा बी के द्वारा उसको पी भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो हम लोग इसके आगे नोट लगा देते हैं, ये सिंबल लगा देते हैं नोट्स। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि हमारे पास जो है वो प्योर स्टेट में है। ओके, जिसके आगे नोट लग जाता है वो क्या बताता है कि हमारे पास जो बी है, जो हमारे पास लिक्विड बी है, ठीक है, जो सोल्यूट का लिक्विड बी है हमारे पास, वो किस कौन सी स्टेट में है, वो हमारे पास प्योर स्टेट में है। ओके, अगर यहाँ पर जैसे कि पी नोट ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो प्योर स्टेट में है। ओके, आ रहा है सबको समझ में, तो ये होता है यहाँ पर। अब मान लो हमने ए और बी दोनों को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, दोनों को मिला दिया। ओके, मिलाने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन बना उसमें क्या होगा, उसमें पीए होगा, पीए होगा और पीबी होगा। अब देखो, अब इसमें हम नोट नहीं लगा सकते, क्योंकि नोट लगाने का मतलब क्या है, प्योर स्टेट में होना, लेकिन यहाँ पर प्योर स्टेट में थोड़ी ना है, क्योंकि यहाँ दोनों मिल चुके हैं। यहाँ पर पी के लिए यहाँ पर बी भी है, सॉरी ए के लिए यहाँ पर बी भी है, और बी के लिए यहाँ पर ए भी है, तो यहाँ तो इम्प्योर हो गए ना, दोनों मिल गए आपस में। यहाँ पर दोनों प्योर प्योर थे, यहाँ पर लेकिन क्या हो गए, इम्प्योर हो गए। ओके, तो इम्प्योर होने के कारण हम लोग यहाँ पर पी नोट नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग नोट नहीं लगाएंगे, नहीं तो हम ऐसा लगाते पहले, हम ऐसा नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये कंडीशन होती है, अगर आप दोनों को मिला देते हो तो वो प्योर नहीं रहते हैं। ओके, तो आप लोग देख रहे हो, अब बताओ ये प्रेशर किसके ऊपर डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखोगे यहाँ पर जो था प्रेशर हमारा, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बी था हमारे पास, इसको पूरा लिख लेते हैं, पीबी था हमारे पास, जो पीबी था हमारे पास, ओके, वो क्या था, हमारा प्योर स्टेट में था। ओके, प्योर स्टेट में था, तो ये किसके ऊपर डिनोट कर रहा था, ये जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है हमारे मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिनोट करता है कि जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, जितने ज्यादा हमारे पास बी के मोल्स होंगे उतना ज्यादा हमारे पास मोल फ्रैक्शन होगा, तो उतना ज्यादा हमारे पास वेपर प्रेशर बनेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए के भी है, मोल फ्रैक्शन ए के भी हैं, और मोल फ्रैक्शन हमारे पास बी के भी है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों पर डिपेंड करेगा। ओके, अगर आप लोग बात करते हो पीए की, तो पीए किसकी वजह से आ रहा है, जीटा ए की वजह से आ रहा है, पीबी किसकी वजह से आ रहा है, जीटा बी की वजह से आ रहा है, तो मतलब ये दोनों पर डिपेंड करने वाला है। ओके, तो ये कहानी होती है। आ रहा है सबको समझ में, क्योंकि ये डिपेंड तो करेगा इसके ऊपर। अब हम ये बात बोल रहे हैं कि जो जीटा ए है उसकी वजह से तो प्रेशर बन रहा है, अगर आप लोग जीटा ए को कम कर दोगे, मतलब मोल फ्रैक्शन को कम कर दोगे, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या, जो अपना मोल फ्रैक्शन वो क्या बताता है कि कितने मोल्स प्रेजेंट है, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब पानी आपने ज्यादा भर दिया तो प्रेशर भी ज्यादा, मतलब कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा बनेगा। आप पता चले आपने 4 बूंद डाल दी पानी की और आपको गर्म कर रहे हो, तो क्या तो प्रेशर बनेगा वो। ओके, तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं राउल्ट्स का लॉ। राउल्ट्स का लॉ यही तो बोलता है, पढ़ेंगे आप लोग यहाँ पर। In a solution, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component.
अगर एक सॉल्यूशन की हम बात करें तो जो आपका मोल फ्रैक्शन जीटा ए का बनेगा, अगर ए का मोल फ्रैक्शन की बात करते हो तो वो किसके प्रोपोर्शनल है? आपका जो मोल फ्रैक्शन है, मतलब कि अगर आपका वेपर प्रेशर बात करें तो वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना अगर आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे उतना आपका वेपर प्रेशर बढ़ने वाला है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर बी की बात करते हैं तो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए की बात करते हैं तो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, चलो तो हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं, क्योंकि रोल्स लॉ आपको डिराइव करने को दिया जाता है एग्जाम में, जिसको हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन इसका फाइनल बनता है। अब जब भी हमारा जो भी हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, अगर हटता है तो क्या आता है? इक्वल टू का साइन आता है, साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर के कांस्टेंट लगा दिया। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब के की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास प्योर कंडीशन में है। ओके, प्योर कंडीशन क्या कंडीशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, काफी सिंपल है। अगर मान लो हमारे पास प्योर ए है, यहाँ पर लिख लेते हैं प्योर ए। अगर आप लोग मान लेते हो यहाँ पर प्योर ए है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसकी वजह से बन रहा है? और बी की वजह से थोड़ी बन रहा है। ये जीटा ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जीटा ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने मान रखा है कि जो सोल्यूशन है हमारा उसमें सिर्फ और सिर्फ पीए है। तो जो मोल फ्रैक्शन हमारा बनेगा, जैसे मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है, मोल्स होंगे यहाँ पर, ये किसके मोल्स होंगे? अब प्योर की बात करें, प्योर लगा देते हैं यहाँ पर, नहीं तो भूल जाओगे। प्योर होगा तो मतलब सब यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर सभी जगह पर ए होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? ए और ए होने वाले हैं। तो अब बताओ आप लोग, यहाँ पर बी है क्या? और आप लोगों को एक नियम पता है कि जीटा ए प्लस जीटा बी, जीटा ए प्लस जीटा बी क्या होता है? इक्वल होता है 1 के, 1 के इक्वल होता है। हम बोल रहे हैं जीटा बी तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि हम प्योर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा? ठीक है, अब जो जीटा ए होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 1 आने वाली है। ओके, और जीटा बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। ओके, जीटा बी यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना प्योर ए की, प्योर ए में जीटा बी थोड़ी होगा। ठीक है, जीटा बी 0। ओके, और जीटा ए हमारा 1 हो जाएगा। चलो, तो जीटा ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1 आई। चलो एक काम करते हैं, जीटा ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस प्रकार की बनेगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू हमें पी के इक्वल दिख रही है। अब हमें पता है जो पीए है वो एक्चुअल में क्या है, वो तो प्योर कंडीशन में है ना। अभी तो हमने बात करी कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास लिक्विड होगा उसको हम लोग मान क्या रहे हैं? प्योर कंडीशन में मान रहे हो। प्योर के लिए हम क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं, नोट। ठीक है, तो ये नोट लगा दिया इसके आगे। ओके, तो ये हो गया अपना, बस के की वैल्यू निकल गई। और क्या, के की वैल्यू निकली, के की वैल्यू यहाँ पर पुट करो इस इक्वेशन में, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई। और क्या, पी ए इज इक्वल टू पी नोट है जीटा ए, आप इसी को लिख सकते हो पीबी के फॉर्म में, पी नोट बी जीटा बी। ओके, कोई बड़ी बात है क्या इसमें? आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका रोल्स लॉ प्रूफ। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, पूरे के लिए टोटल के लिए क्या बनेगा? पी पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कर सकते हो इसको भी आप लोग। चलिए, तो इतना हमारा हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, कि न्यूमेरिकल आपके लिए दे रखा है हमने, इसको प्रैक्टिस करना आप लोग। बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, क्या होते हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन? चलिए, तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आइडियल का मतलब क्या होता है, नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है, ठीक है, आइडियल का मतलब होता है जो आदर्श विद्यार्थी होता है, आप लोगों ने देखा होगा आदर्श सॉल्यूशन होता है, आदर्श विलियन। तो आइडियल मतलब होता है आदर्श, जैसे कि आपका कोई आइडियल होता है, ठीक है, कि हमारा आइडियल वो है, हमारा आइडियल वो है, उसकी तरह हम बनना चाहते हैं लेकिन बन तो नहीं पाते हैं। आइडियल मतलब आप लोग इस प्रकार समझो कि विद्यार्थी होता है जो बहुत अच्छा पढ़ने में अच्छा है, मस्ती नहीं करता है, उसके बाद पढ़ाई भी दिन भर करता रहता है, किसी से गंदी बात नहीं करता है, गाली वाली नहीं देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आइडियल, जो हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो, हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन आइडियल बस हमारी सोच में है कि आइडियल होगा, आज तक इस धरती पे कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है। ठीक है, सभी क्या होते हैं? नॉन आइडियल होते हैं। क्या होते हैं? सभी नॉन आइडियल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जाता है? आइडियल उसको बोलते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, आइडियल किसको बोला जाता है? यहाँ पर जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। राउल्स लॉ को फॉलो करना मतलब कि जहाँ पर अगर आप पीए निकालोगे, एक्सपेरिमेंट से अगर पीए निकालोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसके इक्वल आएगी, पी नोट है जीटा है। मान लो अगर आपको पीए निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? बस वैल्यू पुट करो। लेकिन अगर आप लोग नॉन आइडियल की बात करो, नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करो, तो वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, जो आप लोगों ने फॉर्मूला बनाया है ना, जो आप लोगों ने राउल्स लॉ का फॉर्मूला बनाया है, वो हर जगह पर वैलिड नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल कंडीशन में वैलिड होता है। कुछ ना कुछ वैल्यू गलत आती है, कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी गलत आती है। जो हम लोग सोच रहे थे ना कि अपना जो प्रेशर है वो इतना आना चाहिए, हम लोगों ने फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई साहब। कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज आता जाता है। आप लोगों ने प्रेशर सोचा कि प्रेशर आएगा अपने पास 5 ATM 10 ATM, इस प्रकार से प्रेशर आएगा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? प्रेशर थोड़ा सा कम या ज्यादा आता है उससे। इसको बोलते हैं नॉन आइडियल कंडीशन। कि राउल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं, जो राउल्स लॉ से आंसर आ जाता है जिसका, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है या राउल्स लॉ के जो फॉर्मूला दे रखा है उसको वैलिड नहीं होता, उसके ऊपर वैलिड नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, उसके आगे कहानी ये है
कि यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग वो होता है जीरो। यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होता है, ठीक है। चेंज इन इंथैल्पी यहाँ पर जीरो होती है, चेंज इन इंथैल्पी यहाँ पर जीरो नहीं होती है, मतलब कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। उसका मतलब ये है कि बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं टूटी। देखो आप सभी को पता है, अगर बॉन्ड वगैरह टूटती है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, ये होता रहता है। लेकिन आइडियल सोल्यूशन क्या बोलता है कि कुछ भी एनर्जी में चेंज नहीं होगा, जैसी एनर्जी पहले थी उतनी हमारे पास एनर्जी वापस बनी। लेकिन ये रियलिटी में नहीं होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंज होता है। तो डेल्टा एच मिक्स यही बताता है हमको कि एनर्जी में चेंज होता है, ओके। तो आगे हमारे पास है वॉल्यूम, कि जहाँ पर डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स का मतलब है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। फाइनल माइनस इनिशियल, जो फाइनल थी वो जो इनिशियल थी वही हमारे पास फाइनल आई, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन रियलिटी में हमको सबको पता है कि चेंज तो आने वाला है, वेपर बनी है मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज आया हुआ है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में, 15 में, 16 में, 20 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ओके। इसको आपको अच्छी तरह से करना है। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं, दो प्रकार का ये भी चेंज हो सकता है। अब हम बोल रहे हैं कि आइडियल, नॉन आइडियल, ठीक है। मतलब कि आइडियल कंडीशन मतलब कि जो रोल्स फ्लो को फॉलो करती है, नॉन आइडियल मतलब कि रोल्स फ्लो को फॉलो नहीं करती है। तो ये हो सकता है कि प्रेशर हमारा ज्यादा आ जाए, जो रोल्स फ्लो से हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे हमारा प्रेशर ज्यादा आ जाए, या जो हमारा प्रेशर है उससे कम आ जाए, बराबर आ गया तो रोल्स फ्लो को फॉलो कर लेगा। तो हमें उसके ऊपर बात करनी है कि आइडियल, नॉन आइडियल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है। तो दो प्रकार की हो सकती है, या तो चेंज ज्यादा आ जाए या चेंज कम आ जाए। तो समझते हैं इस चीज को। चलिए, तो नॉन आइडियल कंडीशन की आपको कंडीशन तो पता चली कि रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम जीरो नहीं आती है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है इसमें। उसके बाद डेल्टा एच मिक्स, यहाँ पर भी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी चेंज होता रहता है। तो यही बातें यहाँ पर बताई जा रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नॉन आइडियल और आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान देना। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे, मान लो आपके घर में आपको निकालना है राउल्ट्स लॉ, किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर आपको राउल्ट्स लॉ निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे, जो राउल्ट्स लॉ भाई साहब ने जो फॉर्मूला दे रखा है उसकी वजह से आप उसकी तरह आप कैलकुलेट करोगे। लेकिन जो आता है सॉल्यूशन का प्रेशर, वो उसके इक्वल नहीं आता है, उस फॉर्मूले से एक्यूरेट नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने प्रेशर निकाला या तो उससे ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। अगर उससे कम हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन बोलने वाले, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि अगर आपने जो प्रेशर कैलकुलेट किया है अगर वो कम आता है, ठीक है, आपने जो एक्सपेरिमेंट से निकाला है वो अगर कम आता है, किसके, राउल्ट्स लॉ से कम आता है, तो इसको हम बोलते हैं माइनस डेविएशन, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये क्यों आता है इसको समझते हैं कि कम क्यों आया, कम क्यों आया होगा, इसको देखते हैं हम लोग। तो कम इसलिए आया होगा क्योंकि हमारे पास क्या होगा, मान लो दो कंटेनर हम बना लेते हैं, क्योंकि समझना जरूरी इस टॉपिक को और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या बन रहा था, मान लो यहाँ पर हमारे पास ए है, यहाँ पर हमारे पास बी है, ओके। यहाँ पर ए के अट्रैक्शन से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा इनके बीच में, तभी तो बॉन्डिंग बनी हुई है। इसके अंदर ए के मॉलिक्यूल से, इसके अंदर बी के मॉलिक्यूल से, यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे, यहाँ पर मान लो इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, प्लस का साइन यहाँ पर बीच में लगा हुआ है, मतलब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। यहाँ पर क्या बनेगा, आप लोग बोल सकते हो ए बी बना दे, इसको क्या दिक्कत है, ए बी एंड ए बी, ठीक है। इस प्रकार से होने वाला है। तो हमें क्या बताया जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई। चलिए समझते हैं इस चीज को अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी के। अभी पहले क्या हुआगा, यहाँ पर से बॉन्ड ब्रेक हुई होगी, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुई होगी, ओके। फिर इन दोनों को बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर बॉन्ड बनी होगी। अब देखो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई होगी, इनमें बॉन्ड जो थी वो अच्छी तरह से नहीं बनी होगी, लेकिन इन दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छी तरह से बनी होगी। अगर बॉन्ड अच्छी तरह से बनेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, और पास पास आना मतलब साइज छोटा हो जाना, साइज छोटा होना, या फिर आप बोल सकते हो सॉल्यूशन में कमी आ जाना। और सॉल्यूशन में कमी आ जाना इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन में कमी आ जाने का मतलब है कि वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। आ रहा है समझ में, मतलब कि यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स काफी अच्छा बन गया होगा। इन्होंने तो फोर्स बनाया अपना अपना अलग अलग, लेकिन जब ये टूट के वापिस से बने तो यहाँ पर इनके बीच में बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई होगी, ठीक है। काफी अच्छी तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया होगा इनके बीच में, तभी जाके तो ये ऐसा हुआ है। यहाँ पर अगर दोनों पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर भी हमारा डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा प्रेशर बनता है। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब यही है। तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा। अब बोल रहे हो फाइनल, फाइनल आपका कम बना है, और जो इनिशियल है आपका, इनिशियल मान लो फाइनल आपका कम बना, इनिशियल आपका ज्यादा बना, इनिशियल में पहले बहुत ज्यादा था। तो बताओ चेंज कैसा होगा, बड़े छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो नेगेटिव चेंज आता है हमारा, नेगेटिव। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है
कि हमारा जो चेंज होगा वो नेगेटिव आने वाला है, जीरो जीरो हमारा एक बड़ा होगा इससे। तो ये बात बताई जा रही है कि हमारा जो चेंज आने वाला है वो नेगेटिव चेंज आने वाला है। डेल्टा एच मिक्स हमारा नेगेटिव आने वाला है। ये बात का मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। देखो, अगर डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव होता है मतलब कि हीट रिलीज हुई है, और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम हम फिर से देखते हैं, थोड़ी देर पहले हमने बनाया था जो, वहां पर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब हीट रिलीज हुई है। अब इन दोनों ने अपनी अपनी हीट रिलीज करके बॉन्डिंग बनाई है। ठीक है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हीट रिलीज होती है। ओके, हीट रिलीज होती है, अपनी अपनी इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन करी हुई है, तो हीट रिलीज करके आसानी से अपने बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। अगर आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से याद करना चाहो तो आप कैसे याद करोगे, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कि आप लोगों को ये बताना है कि जीरो, ये आप नेगेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव में वॉल्यूम भी नेगेटिव, और डेल्टा एच मिक्स भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आने वाला है। ओके, मतलब जीरो से छोटा आने वाला है। तो आप लोग इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो। जस्ट अपोजिट होता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि हमारा जो वॉल्यूम आया हुआ है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो वॉल्यूम हम लोगों ने, ठीक है, हमने घर पर जो एब्जॉर्ब किया है वो राउल्ट फ्लो से ज्यादा आया है। ठीक है, राउल्ट भाई साहब बता रहे हैं 20, हमारे पास आ रहा है 25, तो ये क्या हमारे पास ज्यादा आया हुआ है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ओके, पहले क्या हुआ था, हमारे पास मान लो 10 ही आया था, अब हमारे पास 25 आया है। समझ रहे हो इस चीज को, तो ये हो रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं इसको, ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा इसीलिए होगा होगा क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास बढ़ गई है, वॉल्यूम बन गई है, और हीट क्या हो रही है यहाँ पर, एब्जॉर्ब हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर पहले उसका उल्टा था, यहाँ पर क्या हुआ, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। लेकिन जो वैलिड रीजन है वो ये है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले वाले में ज्यादा थी। पहले वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाई साहब ज्यादा थी, यहाँ पर हमारी कम हो चुकी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं। यहाँ पर फिर से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी हमारा भाई साहब बी आ गया। ओके, तो इन दोनों से मिलकर हमारे पास क्या बना, इसको ये बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बना हमारे पास, ए बी बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, ए बी बनने वाला है। ठीक है, ए बी मतलब ए बी डिविजन। चलो, तो देखते हैं इसको। ए बी और ए बी बना, इन दोनों को प्लस कर देते हैं हम लोग। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी तरह से बन रही है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी तरह से बन रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी तरह से नहीं बनी। ओके, तो हमारा जो सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम बढ़ गया। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाना, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का पास पास आ जाना, पास पास आ जाना मतलब साइज का छोटा हो जाना, साइज का छोटा हो जाना मतलब कि वॉल्यूम का कम हो जाना। तो पहले हमारे पास वॉल्यूम कम थी, अब यहाँ पर वॉल्यूम्स तो दूर, मतलब मॉलिक्यूल्स तो पास पास आए नहीं, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे वो दूर दूर आए। जैसे यहाँ पर मान लो आप लोग बहुत पास पास थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वहां पर दूर दूर हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो वॉल्यूम में क्या आ गया, चेंज आ गया। वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव हो गई, मतलब कि हमारे पास वॉल्यूम बढ़ गई। अब जितनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा प्रेशर बढ़ेगा, और क्या, इसलिए हमारा प्रेशर ज्यादा आया, और क्या। इस प्रकार से आपका ये फिनिश हो गया। तो इसको पढ़ लेना आप लोग, इसका एग्जाम्पल याद रख लेना। ये सारी जो चीजें मैंने बताई है यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल व्यवस्थित आपको यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी इसका सॉल्यूशन है हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से प्रोवाइड करवा दिया है। ओके, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल आप चाहो तो याद रख सकते हो। वैसे कोई 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे, 3 पॉइंट अगर याद रख लेते हो तो काफी अच्छी बात है। देखिएगा आप लोग, यहाँ पर एग्जाम्पल रहेगा आपका एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ओके, ये एग्जाम्पल याद कर लेना। पॉजिटिव में CS2 आता है, और नेगेटिव में क्या आता है, क्लोरोफॉर्म आता है। ठीक है, देखो क्लोरोफॉर्म क्यों आता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म इसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है। बॉन्डिंग बनाने के बाद क्या होता है, वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर आप लोग डायरेक्ट वीडियो यहाँ तक देखते आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सच में पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो नहीं देखते हैं। ओके, बाकी नीचे टाइम स्टैम्प दे रखा है। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि यार ये हमको आता है, हमें अगला वाला टॉपिक देखना चाहिए, तो नीचे टाइम स्टैम्प दे रखी है, वहां पर आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हो। ओके, चलिए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। दोस प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उनको उनको बोलते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, कि आपने कितना सोल्यूट ले रखा है, नमक के कितने दाने आप लोगों ने यूज कर रखे हैं। ठीक है, नमक से समझते हैं, नमक क्या होता है, सोल्यूट होता है। आप लोगों ने कितना नमक ले रखा है, इस नमक को आप लोग मान लो कि इस प्रकार से आपने कितने मॉलिक्यूल्स नमक के ले रखे हैं, या फिर आप बोल दो कितने पार्टिकल्स आपने नमक के ले रखे हैं। इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि नमक काला है, गोरा है, हरा है, भूरा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे ये डिपेंड करने वाला है। ओके, ये जो बातें बताई जा रही है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है भाई साहब, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब ये होता है आपके पास 1 लीटर पानी है, उसमें आप लोगों ने 1 बूंद क्या डाल दिया है, 1 बूंद आप लोगों ने मान लो कुछ सोल्यूट डाल दिया है। मतलब कि आपके पास लिक्विड बहुत ज्यादा है, लिक्विड आपके पास बहुत ज्यादा है, उसमें आप लोगों ने सोल्यूट डाला थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने थोड़ा सा सोल्यूट डाल दिया, तो मतलब आपने क्या किया, कंसंट्रेशन इसकी बहुत कम कर दी। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप आगे जाके नेग्लेक्ट भी कर देते हो। ठीक है, अब मान लो आपके पास 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी में आपने
एक चुटकी नमक डाल दिया, तो बताओ क्या होगा? नमक की कोई वैल्यू रहेगी क्या? इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन कर देना, पानी की संख्या पानी को ज्यादा कर देना। ठीक है, तो ये किस प्रकार के होते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी रहेगी ये टॉपिक में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या मतलब है इसका? समझते हैं इस चीज को। अभी तक हम लोगों ने राउल्ट लॉ से ये देखा था कि किस प्रकार से हम लोगों ने पीए, इस प्रकार से हमने डेरिवेशन किया था, हमारे पास लास्ट रिजल्ट क्या आया था? पीए इक्वल टू पी नॉट है जीटा है। अब हम एक काम करने वाले हैं, इस जीटा ए को जीटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले। कैसे करते हैं हम लोगों को पता है? जो जीटा ए होता है वो कितना होता है? जीटा ए प्लस जीटा बी, जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल्स टू कितना होता है भाई साहब? ये होता है 1 के इक्वल। तो मतलब जीटा ए कितना होता है? जीटा ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस जीटा बी के। तो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको जीटा बी निकालना है तो 1 माइनस जीटा ए कर देंगे, तो हम लोग किसी प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं इसको कन्वर्ट करके। तो इतना तो हमको समझ में आया। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा बी। उसके बाद आप लोग कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगाओगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आएगा आपके पास। इसको जो जीटा बी वाले टर्म है इसको दो उठा के ले जाना, इसको दो ले जाना। इस प्रकार से जीटा बी की वैल्यू जो आएगी पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। ओके, इस प्रकार का एक्सप्रेशन आपके पास आने वाला है। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसको देखेंगे हम लोग। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके कंपेयर में, इसके जो नीचे लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, उसके कंपेयर में यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर कुछ जो हमारे पास पी नोट ए आ रहा है उसमें क्या हुई? कमी हो गई, क्योंकि माइनस किया ना हमने किसी चीज को। तो यही बताया जाता है कि रिलेटिवली यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या हो गया? लो हो गया, मतलब कम हो गया, एक कमी आ गई। तो इसको बताया जाता है RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग। इसके रिलेटिव मतलब इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में यहाँ पर क्या आ गया है? यहाँ पर चेंज आ गया है। ओके, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और चेंज कैसा आया? नेगेटिव चेंज आया कि यहाँ पर कमी हो गई है। तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इसी को बोलते हैं। अगर आप इतना करके आते हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ओके, अगर आप लोग आगे भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वैसे इतना करके आते हो ना तो काफी है। ओके, इतना ही आता है वैसे एग्जाम में। इसका एक अगर आप चाहो तो कर सकते हो इसका आगे भी आप लोग। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जीटा भी किस प्रकार से लिख सकते हैं? Na प्लस Na प्लस Nb, ये बताया था मैंने नंबर ऑफ मोल्स में। ओके, मतलब मोल फ्रैक्शन में आपको मैंने बताया था किस प्रकार से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। इसको आप लोग कर सकते हो आगे भी अगर चाहो तो। आगे आप लोग क्या करना, जो हम डाइल्यूट की बात करते हैं, डाइल्यूट में ये जीरो हो जाता है आगे चल के। ओके, तो इसको जीरो कर देना, जो भी आपका एक्सप्रेशन आएगा उससे आप लोग आगे भी निकाल सकते हो। और इस प्रकार से आगे सोल्यूट आगे भी ये हो जाएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ तक तो नहीं करेंगे, आप लोग सब समझदार हो, कर सकते हो। इसको करने की कोशिश करना, पॉज कर लेना वीडियो। ओके, ये जो नोट्स है हमारे एमपी बोर्ड एजुकेशन के आपको मिल जाएंगे, इसको ट्राई करना यहाँ तक ट्राई करके देख लेना। अगर आप वहां तक करते तो काफी है, लेकिन यहाँ तक ट्राई कर लेना। अगर चाहो तो प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि ये जो होता है, ये फॉर्मूला जो बनता है आगे जाके, ये ऑब्जेक्टिव के सॉरी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे न्यूमेरिकल यहाँ से बनने की काफी कम संभावना है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी। आगे हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या मतलब है इसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ाव आ जाना, ठीक है, एलिवेशन आ जाना, ठीक है। एलिवेशन मतलब बढ़ाव आ जाना, ठीक है। देखते हैं इसको, समझते हैं इस चीज को क्या बताया जा रहा है। इसको डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। मान लो आपके पास पानी का टैंकर है, पानी है इसके अंदर, मान लो इसके पास पानी है। आप लोगों ने क्या किया? इसमें आप लोगों ने नमक डाल दिया। नमक कितना डाला? बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। मान लो आप लोगों ने, ये हमारे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर का हमारे पास सॉल्यूशन, 1 लीटर लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 लीटर। इसमें आप लोगों ने कितना नमक डाल दिया? इसमें आप लोगों ने 50 ग्राम, चलो काम करते हैं 1 किलो नमक डाल देते हैं, 1 kg नमक डाल दिया, ठीक है। आप लोगों ने नमक डाल दिया। नमक डालने से पहले आप लोगों ने एक काम कर लिया था कि आप लोगों ने इसका टेम्परेचर निकाल लिया। पानी का टेम्परेचर कितना होता है, मतलब पानी कितने कितने डिग्री पर उबलने लग जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता था। अब आपने इसमें नमक डाल दिया, तो आप अपने हिसाब से बताओ क्या अब इसका टेम्परेचर क्या आएगा, कितने डिग्री पर ये उबलने लग जाएगा? तो अगर आप लोगों ने इसमें सोल्यूट डाल दिया है तो जो बॉन्ड होगी, पहले तो वाटर की ब्रेक हो रही थी, वो होने से पहले आप लोगों को सोल्यूट की जो बॉन्ड्स बन रही है, नमक की जो बॉन्ड्स है, उनको ब्रेक करना होगा। मतलब कि कहने का ये है कि आप जो टेम्परेचर अब निकालोगे, जिस टेम्परेचर पे ये बॉईल करोगे आप लोग, वो अब बढ़ के आएगा, ठीक है। मान लो पहले हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब होगा 105 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों होगा? क्योंकि आपने इसमें सोल्यूट डाल दिया है, ठीक है। सोल्यूट डालने से क्या होता है? सोल्यूट डालने से इसका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये होता है यहाँ पर। क्यों हुआ? क्योंकि आपने सोल्यूट डाला है। सोल्यूट डालने की वजह से क्या होगा? सोल्यूट को भी ब्रेक करना पड़ेगा। सोल्यूट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, अब उसमें एनर्जी खर्च होगी। उसके बाद इतना ब्रेक होने के बाद आपका पानी के ऊपर काम करेगा, तो मतलब 100 से तो ऊपर ही आएगा। इसलिए आप सोल्यूट डालते हो तो
जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ के आता है। ओके, तो यही बात इसमें बताई जाती है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आपका क्या हो गया, जो टेम्परेचर था वो एलिवेशन आ गया उसके अंदर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूट डालने से क्या हुआ, सोल्यूट डालने से आपका जो एलिवेशन, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था उसमें एलिवेशन आ गया। चलो इसको हम किस प्रकार से बता सकते हैं, यहाँ पर टीबी और टी नॉट बी समझते हैं क्या होता है टीबी और टी नॉट बी। टीबी यहाँ पर लिखा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जो पानी हमने पहले यूज किया था उसको टी नॉट बी बोल रहे हैं, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको टी नॉट बी बोल रहे हैं। जबकि जिसमें हम लोगों ने नमक डाल दिया था, मतलब कि जिसको सॉल्यूशन हमने बना दिया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी बोल रहे हैं। ओके, नोट लगा दिया मतलब प्योर की बात कर रहे हैं, और जिसमें नोट नहीं है उसमें क्या बोल रहे हैं कि जिसमें इंप्योरिटीज है। इंप्योरिटीज कहने का मतलब है कि नमक डाला हुआ है इसमें। तो आप बताओ किसमें से हम क्या माइनस करेंगे। देखो सॉल्यूशन 105 आया था, मान के चल रहे थे, उसमें से हम कितना माइनस करें, 100 माइनस कर देते हैं पानी का प्योर का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। कितना आएगा, 5 का चेंज आएगा हमारे पास, 0.5 लिख दिया मैंने। तो बस इसी को बोलते हैं, जो चेंज आया ना उसी को हम बोलते हैं डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी क्या बताता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना सारा एलिवेशन आ चुका है, 5 डिग्री सेल्सियस का इसमें एलिवेशन आ चुका है। आया समझ में, ये होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो, तो अब ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि जो हमारा टी नॉट बी, सॉरी डेल्टा टीबी होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलिकुलर मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है। एम मतलब मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है तो के भी आता है। ओके, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा, आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, कांस्टेंट में आप लगाते हो के बी। अब के बी का एक नाम होता है अपने आप में, इसको देखते हैं हम लोग के बी क्या है। केबी को बोला जाता है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एग्जाम में तो यही आता है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। अगर आप ये चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप इतना भी पढ़ते हो तो इतना काफी है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, तो देखते हैं इसको कि इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करें। अगर हमारे पास मोलालिटी 1 है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए तो ये डायरेक्ट इसके इक्वल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। समझ लो इस चीज को, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, अगर कैसे भी करके हम लोग इसकी वैल्यू 1 ले आए तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसकी हम डेफिनेशन बता सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आती है एग्जाम में, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप पर, आप देख लेना। चलिए तो समझते हैं इस चीज को। 10 मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when the molality of solution is unity। अगर हमारे पास क्या बोलते हैं हम लोग, अगर हमारे पास मोलारिटी यूनिटी हो जाए, मतलब एक के इक्वल हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि मोलार एलिवेशन कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाता है, मतलब कि जो हमारा मोलार एलिवेशन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा डेल्टा टीबी के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा टीबी क्या है यहाँ पर, डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब इक्वल हो जाएगा, जब मोलारिटी हमारे पास 1 हो जाएगी। ओके, चलो ये हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद आगे आ जाओ आप लोग। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, हम यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर से वो एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास पानी है, पानी का आपने पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट निकाल के रख लिया, कितना आता है हमारे पास, 0 डिग्री आता है। ओके, अब आप लोगों ने क्या किया, इसमें नमक डाला। नमक डालने से क्या हुआ, नमक डालने से फिर आपने कैलकुलेट किया इसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है, अब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट मान लो इसमें नमक डाल दिया, अभी फ्रीज क्या होगा, फ्रीज होना, ये अगर आपको इसको फ्रीज करना है, फ्रीज करना मतलब कि आपको इसको बर्फ में जमाना है, तो इसमें आपका जो टेम्परेचर आने वाला है वो माइनस में आने वाला है, -5 डिग्री, -5 डिग्री, इस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, डिप्रेशन आ गया कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट था, सॉरी जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। ये कम क्यों हुआ, क्योंकि अब इसे किसमें करना कन्वर्ट, इससे अब इसको सॉलिड स्टेट में लाना है, सॉलिड स्टेट में इसको लाना है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिप्रेशन आ गया। ठीक है, तो ये बताया जाता है यहाँ पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका वही पहले वाला, डेल्टा टी एफ लिख देंगे। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डेल्टा टी बी लिखते थे, यहाँ पर डेल्टा टी एफ लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले में से, मतलब इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब कि सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को माइनस करेंगे। जो हमारे पास प्योर चीज थी उसका ज्यादा आ रहा है, ठीक है, जो प्योर चीज थी वो हमारे पास ज्यादा आ रही है। उसके बाद जो हम लोगों ने इम्प्योर बनाया उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो आप बोल रहे हो, सॉरी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, वो कम आ रहा है। ओके, तो हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, जो चेंज आएगा वो हम बोल देंगे ये क्या है, डिप्रेशन है, कितना डिप्रेशन हो गया इसके अंदर, इतने की कमी हो गई इसके अंदर। ओके, तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है, इनको पढ़ के देख लो आप लोग। ठीक है, पॉज कर लिया करो जहां पर लगे आप लोगों को, ठीक है, पढ़ा करो इनको, काफी चीजें आपको समझ में आएगी। अपना रिवीजन सीरीज है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, बाकी क्लास में इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप क्लास में पूछ लिया करो। चलिए, तो फिर से हम बात करेंगे इसके ऊपर, डेल्टा टीएफ के ऊपर। जो डेल्टा टीएफ होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो जो डेल्टा टीएफ होगा इज इक्वल टू के एफ इंटू एफ। ठीक है, के एफ क्या है यहाँ पर, के एफ इसको अगर हम हटाएंगे
ये इसका जिसको हम अगर हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा। इसको आप बोलोगे मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ को आप लोग बोलोगे मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको आप लोग क्या बोलते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हो, क्योंकि एग्जाम में तो यही आता है, ऊपर वाला वैसे नीचे वाला आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसको। ओके, अब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे भाई साहब, इसको रख लो 1 के इक्वल, इसको रख लो 1 के इक्वल। अब जो आया वो इसके इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट, और क्या आया समझ में क्या होने वाला है। चलिए, तो ये हो गया अपना इसका इक्वल। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन बनाई तो कैसे बनाएंगे हम लोग, थस मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। अगर हमारे पास मोलारिटी 1 हो जाए तो ये डायरेक्टली इसके इक्वल हो जाएगा। आया सबको समझ में, तो ये होने वाला है इसका। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कि क्या होता है भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए osmotic pressure, when a pure solvent and its solution with a non-volatile solute are separated with a semi-permeable membrane, then solvent particle passes through the membrane from solvent side to the solution side. This phenomena is called osmosis. ठीक है, क्या बताया जा रहा है हमको कि when a pure solvent and its solution, प्योर सॉल्वेंट ले लो और उसका सॉल्यूशन ले लो। मान लो ये हमारे पास सॉल्वेंट है, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट में हमारे पास मान लो एक लिक्विड है, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट भी है, साथ में सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है हमारे पास। ओके, इस दोनों को इनको बीच में से हम लोगों ने सेपरेट कर रखा है, किसकी हेल्प से कर रखा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से इसको हम लोगों ने सेपरेट कर रखा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में काफी छोटे छोटे होल्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में, काफी छोटे छोटे इसके अंदर होल्स होते हैं। ये होल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, आपकी छन्नी होती है चाय छन्नी, उससे भी काफी छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें से सिर्फ और सिर्फ छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वही आपस में इधर से उधर जा सकते हैं। ओके, बाकी तो कोई बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो आपस इससे बाहर नहीं जा सकते। ओके, जैसे आप दिख रहा होगा, ये आपको जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो किसका, सॉल्यूट का है, ये किसका है, सॉल्यूट का है। बाकी इसमें पूरा क्या है, सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है। तो ये तो इसमें से पार नहीं कर सकते भाई साहब, बस जो आपका सॉल्वेंट है वही पार कर सकता है। ओके, तो ये होने वाला है। अब आप देख रहे होंगे दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो काफी हद तक सेम है। ठीक है, मान के चल रहे हो आप लोग कि ये दोनों का कंसंट्रेशन काफी हद तक सेम है। अब क्या होता है ना, अब आपको पता है कि सॉल्वेंट तो पास हो नहीं सकता, सॉल्वेंट का साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है, वो तो पास हो नहीं सकता। लेकिन जो सॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ तो हमारे पास सॉल्यूट होगा नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो तो पास हो नहीं सकता, इससे बाहर तो जा नहीं सकता। लेकिन जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट पास हो सकता है। लेकिन सॉल्वेंट किधर जाना है, सॉल्वेंट इस साइड जाना है कि इस साइड जाना है, सॉल्वेंट इस साइड जाना है। और जहां से जिस साइड ज्यादा होता है और जिधर कम होता है उस साइड ये फ्लो होने की कोशिश करता है, ये इस प्रकार से ये फ्लो होगा। ओके, अरे आप लोगों ने देखा होगा ना, एक मान लो बड़ा टैंक है, एक छोटा टैंक है। ओके, इसमें दोनों में आपने छेद कर रखा है, मान लो ऐसा ऐसा मान लो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो पानी किधर से किधर जाएगा, पानी जिसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है उसमें से जिधर कम है उधर जाएगा पानी। क्यों जाएगा, क्योंकि यही तो नियम बोलता है हमारा, जहां से जहां पर ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ पानी बहता है। ओके, तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर तो सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, लेकिन यहाँ पर तो प्योर सॉल्वेंट है। तो यहाँ से इस साइड जाने की ये कोशिश करेगा, कौन जाने की कोशिश करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन अभी तक हमने ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं देखा है, फिर से अगला पढ़ेंगे आप लोग। व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इट इज सॉल्यूशन विद अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर सेपरेटेड विद अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ जाना चाहेंगे, ये इस साइड से इस साइड जाना चाहेंगे। ओके, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस समझ में आया क्या हो रहा है, मैं फिर से समझा रहा हूँ एक बार और ध्यान देना। सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से इस साइड जाने की कोशिश करेंगे। ओके, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, आपने क्या कर रखा है, सॉल्वेंट ले रखा है, सॉल्यूशन ले रखा है, ध्यान रखना, सॉल्वेंट ले रखा है, सॉल्यूट मत बोल देना, यहाँ पर सॉल्यूशन ले रखा है आप लोगों ने। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे, सॉल्यूशन के पार्टिकल भी होंगे, तो मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी होने वाले। सॉल्वेंट का तो जैसे लिक्विड होगा, तो ये होता है। तो सॉल्यूशन किधर से किधर पास होने वाला है, सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ, सॉल्वेंट से लेकर सॉल्यूशन की तरफ पास होने वाला है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर हम लोग यहाँ पर एक पिस्टन लगा दें, पिस्टन क्या काम करती है, यहाँ पर प्रेशर लगाने का काम करती है। अगर यहाँ से हम लोग प्रेशर लगाएं, ठीक है, इतना प्रेशर लगा दें कि इधर से जो ये आ रहे हैं हमारे पास सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स आ रहे हैं हमारे पास, किस साइड आ रहे हैं, सॉल्यूशन की साइड, वो आना बंद हो जाए। ओके, सिर्फ बंद हो जाए, इतना नहीं कर, इतना प्रेशर मत लगा देना कि यहाँ से जो सॉल्यूशन साइड है उससे इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग जाए, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से जो हमारा सॉल्वेंट है वो इस साइड जाने लग जाए, ऐसा इतना प्रेशर नहीं लगाना आपको। The extra pressure exerted over the solution side which stop osmosis, आपको सिर्फ इतना प्रेशर लगाना है कि जो ऑस्मोसिस हो रहा था हमारे पास, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आ रहे थे वो आना बंद हो जाए, इसको बोलते हैं आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना जो प्रेशर आप लगा रहे हो उस समय पे उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, चलिए, तो ये होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको आप लोग किस प्रकार से लिखते हो, पाई सी आर टी के फॉर्म में लिखते हो। जो पाई होता है, पाई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पाई।
ये सी और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर आर एज अ कांस्टेंट लिखा जाता है। चलिए, तो पाई सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ओके, ये आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन की तरह दिख रही होगी अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा हो तो। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हुआ करता था। अब इतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एन को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर से हम लोग माइनस कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो इस प्रकार से हो जाता है। ओके, तो ये आप लोग देख रहे हो, ये आप लोग देख रहे हो किस प्रकार की इक्वेशन बन रही है। ये इसी प्रकार की इक्वेशन, साइज थोड़ी गलत लिख लिया हम लोगों ने, इसको ऐसा कर लो आप लोग, इसको ऐसा कर लेंगे हम लोग, इसको जो हमारा v है, v इधर आ जाएगा और क्या, अरे इसको इधर अपन में लिख लो, इसका अपन में लिख लो। ये देखो, तो n बाई वी क्या होता है हमारा पास, यही तो कंसंट्रेशन होती है, तो ये हो जाएगा c हमारा और क्या, तो p इज इक्वल टू सी आर टी। इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ओके, अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको याद भी रख सकते हो डायरेक्ट कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, केल्विन में आपको लेना है, आर यहाँ पर रेट, आर यहाँ पर हमारा गैस कांस्टेंट है। ओके, आर क्या हमारे पास कांस्टेंट है। चलिए, आगे आती है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको मैं फटाफट समझा देता हूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, आरओ आपने सुना होगा, आरओ क्या करता है, पानी को साफ करता है। होता ये है, अगर आप लोग इतना प्रेशर लगा दो कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के साइड आप इतना प्रेशर लगा दो कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ पर, सॉल्यूशन के पार्टिकल यहाँ पर, सॉल्वेंट के, वो इस साइड जाने लग जाए। ठीक है, इस साइड अगर जाने लग जाए, इतना प्रेशर आपने लगा दिया, ऑस्मोसिस भी रुक गई, आपने इतना प्रेशर लगा दिया कि ये जो सॉल्वेंट, जो हमारे पास सॉल्वेंट है, वो इस साइड जाने लग जाए। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, आप लोग पढ़ के देखो यहाँ पर, इफ अ प्रेशर हायर देन एन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अगर प्रेशर आप लोग लगा दो, उस समय द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू द एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। कभी भी ध्यान रखना, जो अपने सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कभी इधर से उधर नहीं जाते, हमेशा जो जाते हैं वो जाते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। ओके, सॉल्वेंट हमारा ट्रेवल करता है एसपीएम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कौन हो सकते हैं, सॉल्वेंट हो सकता है। सॉल्यूट कभी पास नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूट का तो जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, सॉल्वेंट तो क्या होता है, एक तरह से लिक्विड ही होता है और क्या। चलिए, अब एक और बात करते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है ये। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, द सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। अगर दो सॉल्यूशन है हमारे पास, दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। ओके, एग्जांपल देख लो आप, 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड कैप्सूल। जो हमारे शरीर में जो ब्लड कैप्सूल्स होती है, उनका जो जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl के होता है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि आइसोटोनिक में, ये इसका मतलब क्या है, ये आइसोटोनिक में है। तो आप लोग एग्जांपल याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम, या फिर आप बोल दो इक्वल। ओके, तो ये होता है पाई वन इज इक्वल टू पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, सोल्यूशन वन इज इन आइसोटोनिक विद सोल्यूशन टू। तो आप लोग इसको कर सकते हो। ओके, चलिए, तो आगे भी आप लोग पढ़ सकते हो, इसको पढ़ लेना, काफी सिंपल है, एग्जाम में तो इतना ही पूछा जाता है आप लोगों से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना। चलिए, अगला टॉपिक हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर। क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर, इसको देखते हैं हम लोग। वेंट ऑफ फैक्टर, यहाँ से एक बात और है, 2022 एग्जाम के लिए आपका जो एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो रिड्यूस हो चुका है। ओके, तो वेंट ऑफ फैक्टर हम समझ लेते हैं फटाफट, क्या है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर काफी सिंपल है, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर गौर रखना होगा, ये इट इज द रेशो। जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है वो एक तरह से रेशो ही होता है, किस किस के बीच में होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या बता दिया हम लोगों ने, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या चीज है, चलो समझते हैं इस चीज को, उसके बाद अपन नीचे भी आएंगे, उससे पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखो, जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है उसको आई से डिनोट करते हैं, तो इतना तो समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली 5 से 10 मिनट में आपको वेंट ऑफ फैक्टर काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको जिनको समझ में आ गया वो क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको समझते हैं कुछ अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरह से समझते हैं भाई साहब। इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो, आप लोगों को पहले ये बात पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वेंट ऑफ फैक्टर की हमारे पास जरूरत क्यों पड़ी। हम लोगों ने एक बात करी थी फॉर्मेलिटी के ऊपर, फॉर्मेलिटी के ऊपर, फॉर्मेलिटी। अगर हमारे पास NaCl, अगर इसकी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी, कोई सी भी निकाल लो आप, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लो, या फिर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, तो यहाँ पर दिक्कत क्या है पता है आप लोगों को, यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये ब्रेक हो जाता है। ये क्या है, आयन है, Na+ और Cl- में जो सोल्यूशन के अंदर जाएगा तब ब्रेक हो जाएगा, Na+ में और Cl- में ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, Na+ और Cl- में,
तो अगर हम हमको पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स यहाँ पर तो एक थे, यहाँ पर कितने हो गए, एक ये और एक ये, मतलब कि दो हो गए। तो अब हम कौन सा वाला यूज करें, ये यूज करें कि ये वाला यूज करें? तो इसी का सॉल्यूशन निकाल के देता है आपको वेंट ऑफ फैक्टर। कि आप कुछ मत करो, कि आपने इतनी मेहनत से आप लोगों ने जो बोलते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी है, तो आप अपना पूरा फॉर्मूला चेंज मत करो। हम एक काम करते हैं, हम अपनी तरफ से एक लॉ निकाल के देते हैं, उसमें से आप लोग क्या करना, उसको आप लोग अपने अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें यूज कर लेना। ऐसा किसने बोला, वेंट हॉफ भाई साहब ने बोला। ठीक है, वेंट हॉफ भाई साहब ने उनसे क्या बोला, जिन्होंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आविष्कार किया था, कि आपको टेंशन वाली बात नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से क्या दी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है। तो इन्होंने ये बोला कि काम करते हैं, हमने एक फैक्टर निकाल रखा है आई। ये क्या काम करता है भाई साहब, ये बस यही बताता है, क्योंकि हमें क्या बताना है, वहां पर आप 1 यूज करते थे तो यहाँ पर 2 यूज कर लो। ओके, तो एक काम करो आप लोग, क्या करो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए हमारे पास, 2 हुए। उसके बाद अपॉन में 1 कर दो, मतलब इसके अपॉन में इसको कर दो, और जो भी आंसर आए उसको आप लोग अपने जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें मल्टीप्लाई कर लेना। समझा रहा हूँ मैं क्या बोला मैंने अभी? देखो, जो आई होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है, वो क्या बताता है, कितने गुना पार्टिकल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। यहाँ पर कितने गुना पार्टिकल बढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक था तो यहाँ पर डबल हो गए। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, डबल हो गया। अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाते हो तो वहां पर क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप ये यूज करोगे कि ये यूज करोगे, ये वाली दुविधा थी हमारे पास। हमें तो ये यूज करना है, क्योंकि सॉल्यूशन में जाने के बाद तो हम इसी को देखेंगे ना, इसको तो हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। तो इसी का सॉल्यूशन लेके आया था हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर में, उन्होंने ये बताया कितने गुना पार्टिकल बढ़ रहे हैं। तो आप बताओ कितने गुना बढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक था यहाँ पर 2 हो गया, मतलब 2 गुने बढ़ गए। तो बस इसी को बताता है वेंट ऑफ फैक्टर। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब ना टूट जाना, टूटने के बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, उसके अपॉन में आप क्या लिख दो, उसके अपॉन में जो इनिशियल में थे उसको आप लोग दे दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बिफोर डिसोसिएशन। तो पहले कितना था हमारे पास, 1 था। तो बस जो भी आया आपके पास, ये आपका क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है। कितना सिंपल है बताओ आप लोग, बस आपको यही करना है। जैसे कि एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग, यहीं पर मैं आपको लिखवा के दे देता हूँ, तो आप लोग बताना मुझे कि क्या आएगा इसका आंसर। आप लोग तो वैसे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो इसको। MgCl2 है हमारे पास। अगर ये हो रहा है कुछ इस प्रकार से ब्रेक, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, और ये ब्रेक हो रहा है हमारे पास 2Cl मॉलिक्यूल में, 2Cl में। तो अब आपको ये बताना है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ओके, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में कितने मॉलिक्यूल का चेंज आया। यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ पर कितने ब्रेक हुआ, यहाँ पर 1, यहाँ पर Cl के कितने मॉलिक्यूल है भैया, 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो कितना आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर कितना था, इनिशियल में 1। तो क्या बोलता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर, कि आप बताओ कि आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, तो 3/1। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना आया हमारे पास, 3 आया। ओके, तो यही तो होता है बस वेंट ऑफ फैक्टर। इस प्रकार से आप लोग वेंट ऑफ फैक्टर बता सकते हो, कि जो ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, कि जो आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपने जो ऑब्जर्व किया उसको देखो, बाद में कैलकुलेट किया उसको लिख दो। तो ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। अब देखो, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था वो रिड्यूस हो चुका है। तो इसको हम लोग नहीं बताएंगे, आप इसे इतना लिख के आना है आपको एग्जाम में, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाकी सारी जो चीजें हैं वो रिड्यूस हो चुकी है। ओके, तो इतना काफी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को एक और चीज ध्यान रख सकते हो, अगर आप चाहो तो कर सकते हो इसको भी। आपको एक पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से, कि आप लोग बताओ, स्टेब्लिश करो वेंट ऑफ फैक्टर के इक्वेशन। तो आप लोग कैसे बता सकते हो, अगर आप लोगों को आ, बोल सकते हो, आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन आपको ध्यान हो तो कुछ इस प्रकार से थी, पाई इज इक्वल टू CRT। इसको डायरेक्ट याद ही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद करना चाहो तो इसको याद रख सकते हो, पाई इज इक्वल टू CRT। आर क्या होता है, यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है। अब हम जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो सी होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो N/V होता है। ओके, N बाई क्या होता है हमारे पास, V होता है। तो इसको अगर आप लोग देखते हो तो क्या बनेगा, N/V का सी होता है, जो होता है हमारे पास N/V। तो आप लोग यहाँ पर देखो, इसको छोड़ो आप लोग थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर राइट देखो। तो पाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाई इज इक्वल टू बनेगा, अरे इस सी की जगह पर आप क्या रख दो, N/V रख दो, और क्या N/V रखोगे और ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। आप चाहो तो पाई जो V है उसको इधर ले जाओ। ये तो आपको समझ में आ रहा है कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन मोलारिटी कोई बोली जाती है भाई साहब, कंसंट्रेशन मोलारिटी कोई बोली जाती है। मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो N/V होता है, तो N/V हम यहाँ पर रख देंगे, और क्या उसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। बस सिंपल सी बात है, हो जाएगा आपका काम खत्म। तो ये होती है, इसी को इक्वेशन को बोलते हैं, दिस इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर्स आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन, क्योंकि जो सारी बातें कर रहे हैं हम आइडियली बात कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है अपना। बाकी ये सारी चीजें आप रिड्यूस हो चुकी है, तो इनको आप लोग ध्यान नहीं दे सकते हो, आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आ जाते हैं हम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के ऊपर। तो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच बॉयल एट वन टेम्परेचर विदाउट चेंज एट एनी कॉन्सेंट एट एनी कंपोजिशन।
क्या बताया जाता है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में, इसको देखते हैं हम लोग। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच बॉइल एट वन टेम्परेचर। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मान लो आपके पास दो लिक्विड है, ये लिक्विड ए, ठीक है, इसमें आप मान लो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें मान लो दूध है, इसमें आपका पानी है, ओके, एक में दूध है एक में पानी है। मान लो इसमें आपने दूध डाल रखा है, इसमें दूध है हमारा पूरा, इसमें हमारे पास पानी है, ओके, यहाँ पर क्या है हमारे पास पानी है। तो ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल होने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होने वाले हैं, ये आप बोल सकते हो कि बॉईल होने वाले हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप इन दोनों को मिक्स कर दो, आप इन दोनों को मिक्स कर दो, क्या कर दो आप लोग, इन दोनों को मिक्स कर दो, दूध और पानी को आप लोग मिक्स कर दो, तो ये क्या होगा, एक नया कम। अब ये जो टेम्परेचर, मान लो ये टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा था, अभी के लिए मान लेते हैं एक्स टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा था, ये होता था वाई टेम्परेचर पे बॉईल। तो आप बताओ ये सी कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होगा? अरे ये अपने अलग टेम्परेचर पे बॉईल होगा, इसको आप बोलो जेड, कुछ अलग और क्या। तो बस यही तो हो रहा है। लेकिन अब आप ये बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग मान लो यहाँ से टेम्परेचर आप दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दूध पहले गर्म हो जाएगा, पानी बाद में गर्म होगा। जो भी गर्म होगा दोनों एक टेम्परेचर पे बॉईल होने वाले हैं, क्योंकि अब दूध और पानी दोनों मिक्स हो चुके हैं, ठीक है, दूध और पानी क्या हो चुके हैं, एक दूसरे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब ऐसा आप नहीं बोल सकते कि दूध अलग बॉईल होगा पानी अलग बॉईल होगा, नहीं तो पता चले आप लोग दूध में से, जो अपना दूध है, पानी तो पहले बॉईल हो गया, दूध पूरा बच गया प्योर, यहाँ थोड़ी होता है, दोनों एक साथ बॉईल होते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ तो दोनों मिक्स हो चुके हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में। काफी सिंपल है, आप लोग कर सकते हो, इसको पढ़ लो एक बार अच्छी तरह से, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉईल एट वन टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। और ऐसा कोई कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, दूध यहाँ पर तेल नहीं बन जाएगा, ओके, कोई चेंज नहीं आएगा इसकी कंपोजिशन में, ओके, दूध कहीं यहाँ पर तेल नहीं बनेगा, ना ही पानी यहाँ पर कोई एल्कोहल बन जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, टाइप देख लो इसके क्या क्या टाइप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप और हाई बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक। ओके, क्या होता है लो बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर? सच सॉल्यूशन विच रिप्रेजेंट पॉजिटिव डेविएशन। देखो यहाँ पर लो है तो पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउट्स लो के लिए, अगर हाई है जस्ट अपोजिट नेगेटिव डेविएशन। ये आप लोग याद रख लो डायरेक्ट कि पॉजिटिव, अगर लो बॉइलिंग पॉइंट है तो पॉजिटिव डेविएशन, हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो नेगेटिव डेविएशन ये शो करेगा, ठीक है, याद रख सकते हो, कर लोगे आप लोग याद, इतने तो समझदार हो यार आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी के ऊपर कि क्या होती है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, ओके। चलिए, तो सोल्यूबिलिटी काफी सिंपल है। अब आप लोग सोचते होंगे सर आप तो सभी को सिंपल सिंपल बोल रहे हो। चलिए देखें, सोल्यूबिलिटी समझते हैं। देखो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ये देखो जरा, ये डेफिनेशन देखना। इट इज द मैक्सिमम सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आप लोगों ने क्या डाल रखा है, आपके पास मान लो पानी है, पानी में आप लोगों ने डाल रखा, मान लो ये पानी आपके पास, बना देते हैं पानी, ये पानी है भाई साहब के। अब पानी में आपने क्या डाल रखी, इसमें आपने शक्कर डाल दी, शक्कर डाल दी आप लोगों ने, ठीक है, शक्कर का ये लाया आपने बड़े बड़े पीस, इतने बड़े तो होते नहीं है वैसे, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो शक्कर आपने इसमें डाल दी। अब क्या होगा, शक्कर धीरे धीरे घुलने लग जाएगी। आपने और शक्कर लेके आए, क्या लाया आपने, और ज्यादा शक्कर लेके आ गए, और इसमें डिजोल्व करी, वो भी घुल जाएगी। आपने और ज्यादा शक्कर लेके आए, वो भी घुल जाएगी। एक समय ऐसा आएगा आप शक्कर लाते बंद नहीं होंगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि शक्कर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। तो बस वो जो कंडीशन होती है कि वहां पर जो आखिरी समय जो आया जहां पर शक्कर घुली थी, उसके बाद आप शक्कर नहीं घोल सकते, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है, उसी को बताया जाता है सोल्यूबिलिटी। इट इज द मैक्सिमम सोल्यूट, ये मैक्सिमम सॉल्यूट होता है दैट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। आप कितना सॉल्वेंट इसमें घोल सकते हो, सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट घोल सकते हो, उसी को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। ओके, उसी को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। काफी सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, कर लोगे आप सभी। चलिए, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ सोल्यूबिलिटी इज ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर आप ZGS बोल सकते हो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन बोल सकते हो ऑफ गैस। तो ये सारी यूनिट होती है इसकी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो देख लेते हैं हम लोग। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब देखो, अगर आप लोग सॉल्वेंट अलग ले आते हो, जैसे पानी की जगह आप लोगों ने दूध डाल लिया, तो दूध के लिए अलग आएगा, ठीक, सोल्यूबिलिटी अलग रहेगी। आप लोगों ने शक्कर की जगह आपने नमक लिया है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करने वाली है, उसके ऊपर कुछ भी फर्क तो पड़ने वाला है। ओके, टेम्परेचर, आपने पता चला पानी, जो पानी है, पानी को आपने गर्म कर दिया तो शक्कर बहुत जल्दी घुलने लगेगी, शक्कर क्या होगी, बहुत जल्दी घुलेगी। अरे गर्म पानी में शक्कर जल्दी घुलती है, ठंडे पानी में लेट घुलती है। ओके, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करने वाली है। एक होता है प्रेशर, कि आप शक्कर को बहुत ज्यादा दबा रहे हो तो वो आसानी से टूटने लगेगी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ओके, उस वजह से भी यहाँ पर चेंज आने वाला है, तो प्रेशर पर भी ये डिपेंड करती है। तो प्रेशर को अच्छी तरह समझते हैं, प्रेशर को समझते हैं अच्छी तरह से। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूट, जो सोल्यूट होता है इज ऑलरेडी कंप्रेस। कहने का मतलब ये है, जो सोल्यूट होता है, ठीक है, सोल्यूट जो होता है, आपने पता होगा ना ये चीजें, जैसे कि जो सोल्यूट होता है,
यहाँ पे बनाए थे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और गैस दोनों बनाए थे। सॉल्यूट मतलब कि कहने का मतलब सॉलिड है, सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर आखिर बनाए थे गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स काफी ज्यादा पास पास होते हैं, इस प्रकार से पास पास होते हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉलिड, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो लिखा नहीं, इसमें लिख देते हैं सॉलिड। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है लिक्विड, लिक्विड। उसके बाद ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास गैस। ओके, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये बन गए हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस। अब क्या होगा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। देखो तो जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है, दूर दूर होते हैं। तो अब ये बताओ, हम प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर लगाने से चीजें पास पास आ जाती है। अब ये तो पहले से ही पास पास है, अब इसके ऊपर प्रेशर लगाने से क्या मतलब, ये भी लगभग वैसे पास पास है। सबसे यहाँ चांस होते हैं इसमें, अगर आप इसमें प्रेशर लगाते हो तो ये चीजें पास पास हो जाएगी। ये तो पहले से ही पास पास है, ये दोनों तो वैसे पहले से ही पास पास है। सबसे ज्यादा चांस कहाँ पे होते हैं, गैस के। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। और सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड। तो जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो तो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, पहले से कंप्रेस्ड होते हैं, पहले से दबे हुए होते हैं। जहाँ पर चांस है वहां पर कहाँ है, गैसेज में चांस है। तो गैसेज जो होती है उन्हीं में चांस होते हैं, ओके, चांस ऑफ कंप्रेशन। तो ये बात हम देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब गैस में ही सबसे ज्यादा चांस है कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि वो पहले से कंप्रेस नहीं होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं गैस ही कंप्रेस्ड हो सकती है। अब इसी के ऊपर एक लॉ आता है, हेनरीज लॉ। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार राइट पूछा जा चुका है। क्या होता है हेनरीज का लॉ, solubility of a liquid, solubility of a gas in a liquid, देख रहे हो आप लोग, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present in above the surface of a liquid। कहने का मतलब ये है, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, सारी चीजें आपके पास, ये बार बार मैं बोलता रहता हूँ, आपके पास कंटेनर है, आपके पास कंटेनर है, ठीक है, तो घर में रखा हुआ कंटेनर, ओके, तो ये होता है कंटेनर। मान लो इसमें पानी है, कंटेनर में पानी है आपके पास, आपने क्या करा, आपने गैस लेके आए, क्या लेके आए, गैस लेके आए। मान लो इसमें आपने गैस डाल दी, गैस दिखाई नहीं देगी, मान लो ये मॉलिक्यूल्स है गैस की, क्या है, गैस है हमारे पास, ध्यान रखना गैस की बात कर रहा हूँ मैं। तो गैस है हमारे पास, अब आप क्या कर रहे हो, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। कंप्रेस करना मतलब कि पिस्टन ले लो, पिस्टन ले लो, पिस्टन से इसको दबाओ और क्या। तो मान लो इसको आप लोग कंप्रेस कर रहे हो, तो क्या होगा कंप्रेस करने पे, कंप्रेस करना मतलब इसको प्रेशर लगाना है इसके ऊपर, ठीक है, ये पिस्टन है मान लो आपके पास, पिस्टन की वजह से आप लोग इसको दबा रहे हो गैस को, तो क्या होगी, धीरे धीरे जो गैस होगी पानी में मिलने लगेगी, घुलने लगेगी। ओके, क्या लगेगी, पानी में घुलने लगेगी। तो आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतने ज्यादा जो सोलिबिलिटी वो इंक्रीज होने लगेगी। तो बस यही बात यहाँ पर बताई जाती है कि सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस, यहाँ पर देखो आप, सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द लिक्विड सरफेस। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली। काफी सिंपल बात इन्होंने बताई थी, लेकिन उन्होंने बताई थी इसलिए इनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग बताते तो आपका नाम भी लिखा जाता। चलिए, तो ये हो गया हमारा सोलिबिलिटी की। हेनरी ने क्या बताया था कि जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतने ज्यादा चांस है कि जो गैस है वो पानी में घुल जाए। ओके, तो इसको आप लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे बताओगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन की बात आ गई। मोल फ्रैक्शन किसको बताता है, मोल फ्रैक्शन ये बताता है कि कितने पार्टिकल्स गैस के हैं। जितने ज्यादा गैस के पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, मतलब उतने ही ज्यादा चांस होंगे ना उसे घुलने के। तो यहाँ पर ये बताया जाता है। ओके, तो ऐसा देखा जाता है, ये फॉर्मूला आप लोग रट लो, याद कर लो, क्योंकि इसको डिराइव विराइव कुछ नहीं करना होता है, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ता है। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, जो मोल फ्रैक्शन होता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा हमारा, जितना ज्यादा आपका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा प्रेशर बनने की संभावना होती है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा प्रेशर बनने की संभावना होती है। ओके, तो आप लोग चाहो तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, P इजिकल टू के एच जीटा। ओके, P इजिकल टू के एच जीटा। जीटा क्या है यहाँ पर, जीटा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और के एच क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है एनरिच कांस्टेंट। ओके, इसको हो सके तो डायरेक्ट याद रख लो, P इजिकल टू के एच जीटा। ओके, बाकी इसको हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं क्लास में। चलिए, तो हियर के एच इज एनरिच लॉ कांस्टेंट। ओके, चलिए, तो इसको तो याद रख लोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कर लेना इसको याद, और क्या। आगे देख लो, एनरिच लॉ एप्लीकेशन क्या क्या होती है, एप्लीकेशन लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का। तो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है, कि कहाँ कहाँ पर आपको हेनरीज लॉ देखने को मिलता है। पहला देखने को मिलता है डीप सी डाइवर्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा हुआ गोताखोरों को, गोताखोर कहाँ जाते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं। तो जब समुद्र के नीचे ये जाते हैं ना, तब क्या होता है, नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड में घुलना चालू हो जाती है। नाइट्रोजन गैस
जो हमारे गोताखोर होते हैं, डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, उनके शरीर में घुलने लगती है। क्यों घुलने लगती है? क्योंकि नीचे जो होता है, समुद्र के नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इनके शरीर पे इसका बैड इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जब ये वापस सरफेस पे आते हैं, ठीक है? वापस ज़मीन पे आते हैं, तब इनकी नसें फटने लगती है या फिर उनकी जो नसें हैं, वो बाहर दिखने लगती है, उनके ऊपर काफ़ी तरह की बीमारी हो जाती है, इसको एक बैंड बोलते हैं, ठीक है? तो ये बीमारी क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस उनके शरीर में घुल जाती है। तो क्या इससे बचाव हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बचाव हो सकता है। अगर वो ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन तो वो ले जाएँगे नहीं तो मर नहीं जाएँगे क्या? ऑक्सीजन के साथ में अगर वो डाइल्यूट करके ले जाए हीलियम, तो ये क्या होगा? ये उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उस समय जो नाइट्रोजन गैस है वो इनके शरीर में इतनी अच्छी तरह से घुल नहीं पाएगी। हीलियम क्या होती है? हीलियम हमारी नोबल गैस होती है, वो इतनी आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि ये बचाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है? तो हीलियम क्या है? हीलियम यहाँ पर गैस है, जो कि जो हमारे डीप सी डाइवर होते हैं, वो ऑक्सीजन टैंक में मिलाकर ले जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे बहुत सारे यूजेज़ हैं। अगर ऐसा करते हैं तो नाइट्रोजन के शरीर में इतनी अच्छी तरह से घुल नहीं पाती है, क्योंकि हीलियम क्या होती है? नोबल गैस होती है। ओके, दूसरा हमारे पास यूज़ है सोडा बॉटल में। सोडा बॉटल मतलब हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे आप ढक्कन खोलते हो वैसे कितना प्रेशर से वो निकलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों मिली हुई होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से यहाँ पर टेस्ट आता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कैसे जब अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? एक सेंसेशन मिलती है। जैसे आपने अपन जीभ पे वो लगती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपनी जीभ पर लगती है, तो एक अलग ही प्रकार का आप लोग बोल सकते हो कि सेंसेशन मिलता है, ठीक है? कूलिंग मिलती है, कूलिंग। तो वो क्यों होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट बनाकर रखती है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो अच्छे प्रेशर के साथ उसमें कोल्ड ड्रिंक होती है हमारी, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिला देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट को बढ़ाती है, ठीक है? टेस्ट को बढ़ाती है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो ये 2 एप्लीकेशन आप लोग याद कर लेना, काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों ने, और इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ओके, तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमारे, आप चाहो तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप पर अपलोड कर रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।